नमस्कार दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग को देखने से पहले कहानी के पहले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अविनाश, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं इनको बताना नहीं चाहती थी, सुमेधा ने बिस्तर पर लेटे हुए कहा। चलो कोई बात नहीं सुमेधा, एक दिन तो पता चलना ही था। नहीं, मुझे इनकी परछाई भी नहीं चाहिए अपने बच्चे पर। जाने क्यों सुमेधा सुनंदा से इतनी नफरत करती थी, ये अविनाश भी नहीं समझ पा रहा था, मगर फिर भी सुमेधा का साथ दे रहा था। अविनाश के ट्रांसफ़र का समय पास आ रहा था, मगर सुनंदा के लाख पूछने पर भी अभी तक उसने तारीख नहीं बताई थी। ऐसे कैसे होगा सुमेधा, बताना तो पड़ेगा ना, अविनाश ने सुमेधा से कहा। हाँ, जाते समय बता देंगे, सुनंदा ने अलमारी के कपड़े रखते हुए कहा। अरे वो भी तो हमारे साथ चलेंगी, अविनाश ने सुमेधा से कहा। मुझे नहीं ले जाना है, मैंने कह दिया अविनाश। सुमेधा इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी। अविनाश चुप रह गया, शायद वो भी सहमत था या फिर सुमेधा के आगे बोल न सका। एक दिन सुबह सुबह सुनंदा सोकर उठी तो उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी मगर कोई नहीं आया। जाने दोनों कहाँ चले गए। सुनंदा अंदर कमरे में बंद परेशान हो रही थी। उसने जल्दी से अविनाश को फ़ोन लगाया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में सुमेधा को भी लगाया, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब सुनंदा को चिंता होने लगी और उसने रितिका को फ़ोन लगाया। बेटा, जाने क्या हो गया है, मुझे किसी ने कमरे में बंद कर दिया है और कोई खोल नहीं रहा। क्या आप कमरे में बंद हो, मगर क्यों? किसी को बुलाया क्यों नहीं? रितिका ने फ़ोन पर ही हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, 1 घंटे से आवाज़ दे रही हूँ मगर कोई आ ही नहीं रहा। अविनाश भी नहीं आया और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। सुनंदा की परेशान आवाज़ से रितिका भी परेशान हो गई थी। रुको, मैं करके देखती हूँ। रितिका ने सुनंदा का फ़ोन काटकर अविनाश को कई बार फ़ोन लगाया, मगर इस बार भी अविनाश ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा सोचते हुए रितिका ने सुनंदा को सब्र रखने को कहा और कहा कि वो वहीं आ रही है। इसके बाद रितिका खुद गाड़ी ड्राइव करके सुनंदा के घर के लिए निकल पड़ी। 1 घंटे का रास्ता तय करके जब वो वहां पहुंची तो घर के मेन गेट पर ताला लगा देखकर उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। ये क्या चक्कर है? अब रितिका सोच में पड़ गई थी, लेकिन उसे अपनी माँ को भी जल्दी से बाहर निकालना था। वो ताला खोलने वाले के पास जाकर उसे लेकर घर आई और ताला खुलवाया। जैसे ही सुनंदा के कमरे का ताला खुला तो सुनंदा रितिका के गले लग गई। फिर उसे कुछ ख्याल आया और वो अविनाश के कमरे की तरफ भागी, मगर वहाँ किसी को न देखकर सुनंदा धम से सोफे पर बैठ गई और जैसे सुन्न पड़ गई। मम्मी मम्मी, रितिका आवाज़ दे रही थी, मगर जैसे कानों तक पहुँच ही नहीं रही थी। इतना तो रितिका समझ ही गई थी कि सुमेधा और अविनाश सुनंदा को छोड़कर चले गए थे, मगर इसके पीछे की कहानी वो सुनंदा से जानना चाहती थी और इसलिए सुनंदा के सामान्य होने का इंतज़ार करने लगी। उसने उसको चाय बनाकर दी और खुद भी लेकर बैठ गई। सुनंदा के थोड़ा सामान्य होने के बाद रितिका ने पूछा तो सुनंदा फपक पड़ी। रितिका ने माँ को गले से लगाकर कहा कि मुझे सारी बात बताइए। तब सुनंदा ने कहना शुरू किया, बेटा, एक दिन मैं अविनाश के कमरे की तरफ जा रही थी तो अंदर से कुछ आवाज़ आई। अविनाश सुमेधा से कुछ कह रहा था। सुमेधा ने कहा उससे कि आप मम्मी की एफडी रख लो, यहाँ से जाने के बाद काम आएगी। उन्हें क्या करना है उनका, सब हमारा ही तो है, लेकिन उन्हें बताना मत। और तभी अविनाश ने कहा कि वो पहले से ही रख चुका है। इसके बाद मैंने अपनी अलमारी को खंगाला तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। अविनाश ने वाकई एफडी के पेपर्स निकाल लिए थे। बुरा मुझे ये लगा कि उसने चोरी की और मुझसे बताया तक नहीं। सुमेधा भी यही चाहती थी।
ये भी दुख था बेटा। बेटा सुमेधा प्रेग्नेंट है, ये भी मुझे बताना नहीं चाहती थी। अविनाश का ट्रांसफ़र होने वाला था। मुझे लगा कि शायद इसलिए उस दिन दोनों जाने की बात कर रहे थे। मुझे तो यही पता था कि हम सब लोग साथ चले जाएंगे, मगर उसने मेरे पूछने पर भी जाने की तारीख बताई नहीं थी और अब मुझे घर में बंद करके चले गए। बेटा मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ गलती हो गई थी मुझसे। इसके बाद सुनंदा का रोना नहीं रुका। रितिका सुनंदा के मुंह से ये सारी कहानी सुन भौचक्की रह गई थी। तभी ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये कहते हुए उसने उसी समय मौका मिलते ही सुमेधा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले गई। उधर सुमेघा और अविनाश ये बिना सोचे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। अब हमारी माँ की किटकिट बंद, जब देखो पीछे पड़ी रहती थी। सुमेधा ने नए घर में अविनाश के आगे चाय रखते हुए कहा। वो तो ठीक है सुमेधा, मगर दीदी क्या सोचेगी हमारे बारे में। उनका बार बार फ़ोन भी आ रहा था। माँ अभी तक बंद होगी। अविनाश सोच में पड़ गया था। उन्हें तो दीदी ने आकर खोल दिया होगा, तभी तो दीदी का कॉल आ रहा था। अरे दीदी को एक दिन फ़ोन करके मैं सब समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। सुमेधा ने लापरवाही से कहा, क्योंकि उसे कहाँ किसी की चिंता थी। यूं ही दिन गुजरने लगे थे और दोनों ने अपनी माँ को सुध लेने की न तो कोशिश की और न ही सुमेधा ने रितिका से बात की। उसका चौथा महीना शुरू हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसकी नाजुक स्थिति देखकर आराम करने की सलाह दी। इसके लिए अब उसे घर में किसी के साथ की ज़रूरत थी और इसलिए उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ कुछ दिन आ जाओ मेरे पास, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अच्छा तो तुझे मेरी याद आ ही गई, लेकिन समय नहीं है क्योंकि यहाँ तेरी भाभी बीमार है। और हाँ, तेरे पास तेरी सास नहीं है क्या? सुमेधा की माँ ने उससे उसकी सास के बारे में पूछा। माँ वो आई ही नहीं हमारे साथ, उन्होंने आने से ही मना कर दिया था। अब आप ही आ जाओ, सुमेधा ने साफ झूठ बोल दिया। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। इसके बाद फ़ोन कट गया। कुछ दिन बीते मगर सुमेधा की माँ ने कोई खबर नहीं की। सुमेधा फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगी थी। एक दिन फ़ोन आया मगर उधर से माँ का वाक्य सुनकर हैरान रह गई। बेटा कितनी बदनसीब हूँ मैं, बहू यहाँ कमरे में बंद करके तेरे भाई के साथ चली गई और अब बाहर तक आवाज़ नहीं जा रही। मेरा दम घुट रहा है बेटा, सुमेधा की माँ ने रोते हुए कहा। तो सुमेधा घबरा गई। माँ तो चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। कुछ सोचते हुए सुमेधा ने रितिका को फ़ोन लगा दिया। बड़े दिन बाद याद आई भाभी, बोलो, रितिका ने ताना दे डाला। दीदी हेल्प चाहिए, मेरी मम्मी को कमरे में भाभी ने बंद कर दिया है, प्लीज़ आप जाकर खुलवा दीजिए, उनका दम घुट जाएगा। सुमेधा की बात सुनते ही रितिका बोल पड़ी। ओ जैसे तुमने मेरी माँ को किया था, घुट जाने दो दम, जैसे मेरी माँ का घुटा था। और तुमने आज तक खबर भी नहीं ली थी। सुमेधा सुनते ही सन रह गई मगर आगे बोली। दीदी उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अभी प्लीज़ आप मम्मी को कमरे से बाहर निकालिए। रितिका ने जैसे कहा तो सुमेधा का फ़ोन पर ही रोने लगी। दीदी सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे पास किसी और का फ़ोन नंबर भी नहीं है जो घर जाकर ताला तोड़ दे, और भाई भाभी फ़ोन नहीं उठा रहे। सुमेधा बोल रही थी, लेकिन रितिका ने बीच में ही फ़ोन काट दिया। सुमेधा के पास तब तक अविनाश भी ऑफिस से आ चुका था, क्योंकि सुमेधा ने उसे भी मम्मी के बंद होने की जानकारी दे दी थी। इतनी देर में सुमेधा की माँ दोबारा फ़ोन कर चुकी थी। बेटा जल्दी कुछ करो, बहुत घबराहट हो रही है। सुमेधा रो रो कर बेहाल थी। अविनाश को भी समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे। मम्मी हार्ट पेशेंट है, कहीं अटैक ना आ जाए, कहकर सुमेधा रोने लगी थी।
ऐसी हालत में उसको रोता देखकर अविनाश ने उसकी माँ के पास जाने का फैसला किया और कार निकालकर सुमेधा को लेकर निकल पड़ा। 3 घंटे का सफ़र था जिससे अविनाश ने जल्दी जल्दी 2 घंटे में तय कर दिया और पूरे रास्ते सुमेधा को दिलासा देता रहा। रास्ते में सुमेधा ने माँ को फ़ोन भी किया था, मगर अब उनका फ़ोन उठाना बंद हो गया था, जिससे सुमेधा की चिंता बढ़ती जा रही थी। 2 घंटे के बाद दोनों घर के बाहर खड़े थे, मगर गेट खुला देखकर हैरान थे और दोनों एक दूसरे का चेहरा ताक रहे थे। सुमेधा जल्दी से कदम बढ़ाकर माँ को आवाज़ देते हुए अंदर पहुँच गई, मगर अंदर का नज़ारा हिला देने वाला था। अविनाश की माँ और सुमेधा की माँ साथ साथ बैठे हुए थे और साथ ही में रितिका भी थी। सुमेधा को सामने देखते ही उसकी माँ ने आगे बढ़कर उससे जोरदार तमाचा मारा। माँ सुमेधा दर्द से करा उठी और अपने पेट पर हाथ रख लिया। तभी अविनाश की माँ ने भी उठकर अविनाश को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे अविनाश बिलबिला कर रह गया। धिक्कार है ऐसी औलाद पर, सुमेधा की माँ ने सुमेधा की तरफ देखकर कहा। सुमेधा, जब तूने मुझे कहा कि तेरी सास ने आने से मना कर दिया था तो मैंने इन्हें ही फ़ोन लगाया, और मगर इनकी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई। और फिर रितिका ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक रचा। अगर अविनाश भटक गया था तो उसे रास्ते पर लाना तेरा ही काम था, मगर उसे भटकाया भी तूने ही। तुझे शर्म नहीं आई? शुक्र है मुझे तेरी जैसी बेहया निर्लज बहू नहीं मिली। लानत है ऐसी औलाद पर। सुमेधा ने तुरंत अपनी माँ से माफ़ी मांगना शुरू किया तो उसकी माँ ने सुनंदा की तरफ इशारा करके कहा, माफ़ी मांगना है तो इनसे मांगो, तुम इनके कसूरवार हो। इसके बाद सुमेधा सुनंदा के कदमों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मैं आपकी गुनहगार हूँ। सुमेधा बिलक बिलक कर माफ़ी मांग रही थी। अविनाश भी पास आकर अपनी माँ से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़े खड़ा रहा। पहले तो सुनंदा दोनों से पीठ घुमाए खड़ी रही, मगर बाद में उसे सुमेधा की हालत पर तरस आ गया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। इस हालत में रोया नहीं करते। इतना कहकर सुनंदा ने सुमेधा को गले से लगा लिया। रितिका ने भी पास आकर सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इसके बाद सब खुशहाल परिवार जैसे रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।